कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं गणित में इकाई 8 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 22। इससे पहले 21 भाग हम सोल्व कर चुके हैं। आशा करता हूं कि उन 21 भाग में आपने जितने भी वीडियो मैंने शेयर किए हैं, लगभग मैंने 100 के आसपास वीडियो शेयर कर दिए हैं, जिनमें से आधे हिंदी मीडियम के हैं और आधे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आप उन सबको देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उन क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को समझ करके फ़ायदा उठाएंगे, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। और मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा, कंप्लीट सिलेबस आपका करवाऊंगा। तो आप जो है इसे चैनल से जुड़े रहो, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो सवाल शेयर कर रहा हूँ। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इनको कहूँगा, तो इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लेना। और इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज के दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले हम 35 क्वेश्चन जो है सोल्व कर चुके हैं। तो ये 36वां क्वेश्चन इस प्रकार से, सिद्ध कीजिए किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के समान होता है। फिर से देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 36, सिद्ध कीजिए किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के समान होता है। यानी इस कथन के अनुसार मैंने ये समचतुर्भुज ले ली ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, और इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, जो ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस सवाल को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज है उस की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, और जो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओ बिंदु पर समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ ओ ए बराबर ओ सी होता है और ओ बी बराबर ओ डी होता है। और यहाँ ये जो कोण होते हैं चारों के चारों, ये कोण जो है 90 अंश होते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा पहला जो चरण आपको पता है वो क्या होता है, दत्त दिया हुआ। तो उसमें मैंने लिखा समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप ये देख रहे हैं ए बी सी डी मैंने यह समचतुर्भुज ले ली, इसके विकर्ण ए सी और बी डी जो है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब पहला चरण पूरा होता है, तो दूसरा चरण आपको बताया क्या होता है, साध्य सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा डी ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। ये आप देखेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये भुजाओं के वर्गों का योग है, बराबर ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। ए सी जो है वो विकर्ण है और बी डी भी विकर्ण है, तो दोनों विकर्णों के योग के बराबर इसको हमें सिद्ध करना है। फिर दूसरा जो चरण है वो पूरा होता है, साध्य। अब इसके बाद तीसरा जो चरण और अंतिम जो चरण है वो है प्रमाण। और प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ये इसका गुणधर्म है समचतुर्भुज का। यानी जो समचतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं और 190 अंश का कोण भी बनाते हैं। इसलिए कोण ए ओ बी, चित्र में देखेंगे आप, कोण ए ओ बी ये कोण है, बराबर कोण बी ओ सी ये कोण है यहाँ, बराबर कोण सी ओ डी ये कोण है यहाँ, बराबर कोण डी ओ ए ये कोण है। ये सारे बराबर हैं और सारे के सारे 90 अंश के हैं। 90 अंश के क्यों हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए सारे 90 अंश के कोण है। ये मैंने 90 अंश के कोण का यहाँ निशान लगा दिया है। और क्या लिखा है, वह ओ ए बराबर ओ बी तथा ओ सी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी नोट ओ बी सॉरी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये है। क्योंकि ये जो विकर्ण है ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी है। इतना लिखने के बाद आगे मैंने क्या लिखा है, एम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं समान होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये जो है गुणधर्म है, इसकी विशेषताएं हैं समचतुर्भुज की, और इन्हीं के आधार पर हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अब आगे मैंने लिखा है, देखो अब यहाँ पर आप ये चारों जब समकोण हो गई तो ये चारों जो त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज हैं। तो इनमें से हम किसी एक समकोण त्रिभुज को लेकर के और उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ लिया है, अतः समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में, इस समकोण त्रिभुज में AB का वर्ग बराबर OA का वर्ग जमा OB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि AB जो है इसमें आप देख रहे हैं ये इसका कर्ण है, और OA और OB जो है अन्य दो भुजाएं हैं, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी, उसके अनुसार ये उसका प्रमाण हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो OA है, ये OA जो है AC का आधा है, ये OA AC का आधा है, क्योंकि O जो है AC का मध्य बिंदु है, या यूं कहिए कि BD जो है AC को यहाँ से विभाजित करता है, इसलिए OA जो है AC का आधा है, अर्थात OA बराबर AC बटे 2, वह OB बराबर BD बटे 2। OB जो है वो BD का आधा है, तो OB की जगह हम लिख सकते हैं BD बटे 2। अब ये जो हमने समीकरण लिखा था AB का वर्ग बराबर OA का वर्ग जमा OB का वर्ग, यहाँ OA के जगह हम AC बटे 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा AB का वर्ग बराबर AC बटे 2 का पूरे का वर्ग, जमा जो OB का वर्ग था उसके जगह OB का मान BD बटे 2 लिख दिया, तो BD बटे 2 का वर्ग ये हो गया। इसको आगे जब सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये पूरे का वर्ग खोल देंगे अंश और हर का, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और जमा ये हो जाएगा जो BD बटे 2 का वर्ग था उसमें BD का वर्ग बटे 4, और जब यहाँ इसका हम लघुत्तम लेंगे 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा AB की तरफ, तो ये हो जाएगा 4 AB का वर्ग, और इधर हो जाएगा AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। अब आप यहाँ देख रहे हैं AC का वर्ग जमा BD का वर्ग ये हमारे साध्य में है, जो कि दायां पद है, तो दायां पद तो हमारे पास आ गया, और बाएं पद में हमें क्या चाहिए, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग आया हुआ, क्या हमारे पास 4 AB का वर्ग आया हुआ है। 4 AB का वर्ग मतलब जो AB का वर्ग है वो 4 बार, AB भुजा का वर्ग 4 बार आया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 4 बार AB को, AB का वर्ग जमा AB का वर्ग जमा AB का वर्ग जमा AB का वर्ग 4 बार बराबर AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। अब आप यहाँ देख रहे हैं हमने ये लिखा था, ये देखो आप यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ AB का वर्ग तो AB का वर्ग लिख दिया, और AB की जगह BC लिख दिया क्योंकि सारी बराबर हैं, और अगले AB की जगह CD लिख दिया तो CD का वर्ग होगा, अगले में AB की जगह DA लिख दिया तो DA का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से बन गया AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग बराबर AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। ये आप देख सकते हो साध्य में भी यही है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला सवाल है वो पूरा होता है इति सिद्धम। अब आज का जो दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 37, 37वां सवाल। यदि आयत ABCD के अंत भाग में एक बिंदु O स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। फिर से देखेंगे, यदि आयत ABCD के अंत भाग में, तो ये ABCD हमने आयत ले ली, इसके अंदर भाग में O बिंदु ले लिया, O बिंदु स्थित है, तो सिद्ध करना है हमें OB का वर्ग जमा OD का वर्ग, तो OB इसको मिलाना पड़ेगा, OD इसको मिलाना पड़ेगा बराबर OC का वर्ग, OC को मिलाएंगे और OA का मिलाएंगे। तो ये जो कथन है और ये चित्र है, तो इसके अनुसार हमारा जो पहला जो चरण होता है वो होता है दत्त दिया हुआ, और उसमें मैंने लिखा है आयत ABCD के अंत भाग में बिंदु O स्थित है। ABCD आयत के अंत भाग में बिंदु O स्थित है, तो पहला चरण पूरा होता है। अब दूसरा चरण है साध्य, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। ये दिया हुआ, इसमें हमने यूं का यूं यहाँ लिख दिया। अब अगला जो चरण है वो है रचना, तो रचना में मैंने क्या लिखा है देखेंगे, OA OB OC M OD को मिलाया, OA OB OC M OD को मिलाया, तो ये आप देखेंगे यहाँ, ये है यहाँ OA, ये OB, ये OC और ये OD, इनको मिला दिया। आगे गया, तथा O से होती हुई, ये बिंदु O से होती हुई EF समांतर CB खींची, O से होती हुई EF समांतर CB, CB के समांतर, तो इस प्रकार से यहाँ से हम ये एक रेखा खींचेंगे जो कि O से होती हुई जाएगी, ये है, तो ये होगी यहाँ पर E, यहाँ लिख देता हूँ E, और ये हो गया F। ये जो EF है ये CB के समांतर है, तो EF CB के समांतर है, तो क्योंकि यहाँ कोण 90 अंश है और यहाँ कोण 90 अंश है, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। इसी प्रकार से इधर वाला भी 90 हो गया और इधर वाला भी 90 अंश हो गया। तो ये जो हमारा तीसरा चरण का रचना वो भी पूरा होता है। अब अंतिम चरण है प्रमाण, और प्रमाण में लिखा क्योंकि EF समांतर, क्योंकि EF समांतर है CB, क्योंकि ये जो EF है वो CB के समांतर है। कहाँ से आया है, रचना से आया है। EF समांतर CB और EC समांतर FB और EC, ये देखेंगे आप EC समांतर FB, क्यों, क्योंकि समूह भुजाएं हैं आयत की। वह EF समांतर DA और EF समांतर DA हैं,
ई एफ समांतर डी ए भी है, क्योंकि डी ए और बी सी दोनों समांतर हैं तो ये आपस में तीनों समांतर होगी। ये देखिए, क्योंकि डी ए समांतर सी भी आयत की समूह भुजा है। यानी आप समझ गए होंगे, जब ये हमने इसके समांतर मान ली तो ये भुजा इसके भी समांतर है, और ये इसके समांतर क्यों है, क्योंकि आयत की समूह भुजाएं हैं और ये भी इसके समांतर है। अब इससे हमारे पास एक परिणाम आ जाएगा। क्या परिणाम आ जाएगा कि EC बराबर एफ बी और ED बराबर एफ ए। EC बराबर एफ बी, EC ये है, ये टुकड़ा EC बराबर एफ बी, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये इसके बराबर होगी। और ED बराबर एफ बी, ये ED जो है ये एफ ए के बराबर होगा। और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या लिखा है देखें, समकोण त्रिभुजों OEC व OFB में, समकोण त्रिभुजों OEC व OFB में, तो OEC कौन से देखेंगे आप, OEC ये समकोण त्रिभुज और OFB ये समकोण त्रिभुज। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में यहाँ समकोण है तो इसमें तो ये कर्ण हो गया और इसमें ये कर्ण हो गया। तो पहले इस त्रिभुज में क्या होगा, इस कर्ण OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग जमा EC का वर्ग, मैंने ये लिखा होगा देखेंगे आप, OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग जमा EC का वर्ग। वह समकोण त्रिभुज OFB में ये OB कर्ण है तो OB का वर्ग बराबर OF का वर्ग जमा FB का वर्ग। ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। आगे लिखा है समकोण त्रिभुजों OED व OFA में, OED व OFA कहाँ है देखें, OED ये त्रिभुज और OFA ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण है 90-90 अंश के हैं, तो इसमें कर्ण है OD और इसमें कर्ण है OA। तो यहाँ बन जाएगा OD का वर्ग बराबर OE का वर्ग जमा ED का वर्ग, OD का वर्ग बराबर OE का वर्ग जमा ED का वर्ग, और इसमें हो जाएगा OA का वर्ग बराबर OF का वर्ग जमा FA का वर्ग, OA का वर्ग बराबर OF का वर्ग जमा FA का वर्ग। और ये भी क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं ये किसके कारण है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आप देखेंगे यहाँ हमारे पास OC के वर्ग का मान आ गया, यहाँ OB के वर्ग का मान आ गया, यहाँ OD के वर्ग का मान आ गया और यहाँ OA का वर्ग का मान आ गया। हमें सीधे क्या करना है, साध्य में देखें OB का वर्ग जमा OD का वर्ग, तो OB का वर्ग और OD के वर्ग को जोड़ेंगे तो OB का वर्ग यहाँ है और OD का वर्ग यहाँ, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, OB का वर्ग जमा OD का वर्ग, यानी इस समीकरण का बायां पद और इस समीकरण का बायां पद दोनों जोड़ दिया तो इसका दायां पद है OF का वर्ग जमा FB का वर्ग, ये आगे लिख दिया OF का वर्ग जमा FB का वर्ग, और OD का वर्ग का जो दायां पद है वो है OE का वर्ग जमा ED का वर्ग, ये भी यहाँ लिख दिया। तो ये समीकरण OB स्क्वायर जमा OD स्क्वायर बराबर OF का वर्ग जमा FB का वर्ग जमा OE का वर्ग जमा ED का वर्ग, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो OB का वर्ग जमा OD का वर्ग आ गया साध्य के अनुसार, यानी बायां पद आ गया। अब दायां पद है OC का वर्ग जमा OA का वर्ग, तो OC का वर्ग जमा OA का वर्ग को जोड़ेंगे तो OC का वर्ग जमा OA का वर्ग, और OC के वर्ग का मान है OE का वर्ग जमा EC का वर्ग, तो होगा OE का वर्ग स्क्वायर जमा EC स्क्वायर, और OA स्क्वायर का मान है हमारे पास, यहाँ देखेंगे आप OF स्क्वायर जमा FA स्क्वायर, तो इसमें लिख दिया जमा OF स्क्वायर जमा FA स्क्वायर। तो इस प्रकार से बन गया OC का वर्ग जमा OA का वर्ग बराबर OE का वर्ग जमा EC का वर्ग जमा OF का वर्ग जमा FA का वर्ग, और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप आगे देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 इनकी तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में क्या है देखेंगे आप, एक यहाँ है EC बराबर FB, तो EC FB 2 और 3 में कहाँ है देखेंगे आप, 2 और 3 में, तो 3 में EC यहाँ है EC का वर्ग और 2 में FB यहाँ है, इसका मतलब EC और FB बराबर हैं, तो ये FB का वर्ग और EC का वर्ग भी बराबर हो गया दाएं पद में समीकरण 2 और 3 में। आगे देखेंगे समीकरण 1 में ED बराबर FA है, तो ED FA कहाँ है देखेंगे, समीकरण 2 में ED यहाँ है और 3 में FA यहाँ है, तो ED का वर्ग और FA का वर्ग भी बराबर हो गए, यानी ये 4 भाग इसमें बराबर हो गए 2 और 3 में। अब बच गए समीकरण 2 और 3 में अन्य भाग कौन कौन से बच गए देखेंगे, OF का वर्ग है समीकरण 2 में और समीकरण 3 में भी OF का वर्ग, तो ये भी इसके बराबर हो गया। अब बच गया OE का वर्ग समीकरण 2 में और समीकरण 3 में भी OE का वर्ग, तो ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये चारों भाग इस चारों भागों के बराबर है, इसका मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 की जो दाएं पद हैं वो आपस में बराबर हो गए, और जब किन्हीं दो समीकरणों के दाएं पद आपस में बराबर हैं तो बाएं पद भी अपने आप में बराबर होते हैं, तो इनकी तुलना होगी। तो अतः बाएं पद भी बराबर हैं और बाएं पद को हमने लिख दिया। समीकरण 2 का बाएं पद है OB का वर्ग जमा OD का वर्ग, तो ये लिख दिया OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर समीकरण
3 का बायां पद है OC का वर्ग जमा OA का वर्ग, तो ये लिख दिया OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। अतः ये हो गया OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। साध्य में देखेंगे आप यही था, OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। अतः OB का वर्ग जमा OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल, वो भी पूरा होता है इति सीधम। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन, दोनों सवाल आपको यदि अच्छी तरह समझ में आए हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए अपने सिलेबस को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।